नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला हमारा आर्टिकल किससे संबंधित है? पहला जो हमारा आर्टिकल है वो वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित है। ये सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियां समझने से पहले एक बात आप जान लो। अभी क्या हुआ था, कल परसों ही एक आर्टिकल आया था, वो था वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। दरअसल क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले रामनाथ जो कोविंद समिति थी उसकी रिपोर्ट आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। इस समिति को काम सौंपा गया था कि आप है वो बताओ क्या इस देश में एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं, लोकसभा और सभी राज्य की जो विधानसभा हैं उनके चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते। इससे संबंधित आप पूरे देश के माहौल को पता करो और अपनी सिफारिशें दो। तो ये जो काम सौंपा गया था रामनाथ कोविंद समिति को, तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी को सौंप दी है। अब ये जो रिपोर्ट आई है ना, उसके बाद में ये मुद्दा चर्चा में आ गया है। तो अब क्या होगा, हर दिन अलग अलग प्रकार के आर्टिकल आएंगे और इस पर डिस्कस होगा। कुछ आर्टिकल में इसकी सपोर्ट किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। कुछ आर्टिकल आएंगे वो इसके खिलाफ आएंगे। तो डेली आर्टिकल आएंगे, हम इसको डेली डिस्कस नहीं करेंगे। हमने कल परसों इस मुद्दे को अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार में मुद्दा खत्म हो गया। तो डेली इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कुछ अच्छे पॉइंट हुए, कुछ अच्छे पढ़ने लायक बातें हुई तो जरूर हम उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, नहीं तो इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। बात करें आज के आर्टिकल की, तो इसमें जो जिक्र हुआ है ना, वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में नहीं हुआ है। इसमें जो जिक्र हुआ है वो वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित जो मुद्दा है उस पर डिस्कस हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। देखो ये जो आर्टिकल है ना, इससे संबंधित यूपीएससी ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये वन नेशन वन इलेक्शन है, इससे संबंधित यूपीएससी ने 2022 या 21 की मेंस में क्वेश्चन पूछा था। तो हो सकता है इस मुद्दे पर भी यूपीएससी क्वेश्चन आगे पूछे, इसलिए हम इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो बात करते हैं आर्टिकल के मुद्दे की। तो अभी क्या है कि हमारे देश में है ना, कोई भी एमएलए हो या एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है। देखो आपको पता होगा, मोदी जी है ना, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें 2 जगह से वो चुनाव खड़े हुए थे। 2 जगह से चुनाव लड़े थे। कहाँ से? एक तो लड़े थे वो गुजरात से, ठीक है, एक लड़े थे वो यूपी में वाराणसी से, ठीक है। 2 जगह से चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी जी भी 2 जगह से लड़े थे। एक लड़े थे अमेठी से, ठीक है, और दूसरा लड़े थे ये वायनाड से। तो राहुल गांधी जी भी 2 जगह से लड़े थे। इस प्रकार है, एक नियम बना हुआ है, एक कानून के तहत एक नियम बना हुआ है कि हमारे देश में है कोई भी कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। पहले क्या था, पहले कोई भी कैंडिडेट है वो कितनी भी जगह से चुनाव लड़ सकता था। पहले ऐसा कोई स्पेसिफिक नियम नहीं था, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था। एक जो व्यक्ति है वो कितने भी जगह से चुनाव लड़ सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि आप है ना यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, तो आप है ना जयपुर से भी फॉर्म भर दो, कहीं और से भी फॉर्म भर दो और 10 जगह अलग अलग जगह परीक्षा देने चले जाओ। अगर अलग अलग दिन में परीक्षा हो तो अलग अलग जगह परीक्षा देने जा सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा, आप है ना, आप कहीं से भी ऐसे मान लो कि दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में भी आपने वोट दे दिया, यूपी में भी वोट दे दिया, महाराष्ट्र में भी वोट दे दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग जगह आप वोट नहीं दे सकते हो, आपको एक जगह ही वोट देना होगा। जब जो वोट देने वाला है उसके पास अधिकार नहीं है कि वो अलग अलग जगह जाके वोट दे, तो चुनाव लड़ने वालों के पास में ऐसा अधिकार क्यों है कि वो अलग अलग जगह से चुनाव लड़े। इसके कहीं नुकसान भी होते हैं, हम आगे देखेंगे इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। पर आपको अभी कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि मुद्दा यही है कि क्या कोई व्यक्ति है, क्या कोई कैंडिडेट है वो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकता है, उसको लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इस प्रकार का मुद्दा है, वो कॉन्टेक्स्ट है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, संविधान में क्या प्रोविजन है, ठीक है। बात करें बैकग्राउंड की, असंवैधानिक प्रावधान की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना वो बात की गई है कि राज्य विधानसभा और लोकसभा के हर 5 साल में चुनाव होंगे। हर 5 साल बाद में राज्य की लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव होंगे। ये अनिवार्य है, ठीक है, ये होने जरूरी भी है। तो एक हमारे देखो 2 अधिनियम अलग अलग, कन्फ्यूज मत होना। एक अधिनियम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950,
ठीक है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो 1951 का एक अलग है, 1950 का अलग है। 1950 का जो अधिनियम है वो अलग बातें करता है, और 1951 का अधिनियम है वो अलग बात करता है, ठीक है। अब 1951 का जो अधिनियम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो कितने जगह से चुनाव लड़ सकता है, इसके बारे में कौन बात करता है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इससे संबंधित बात करता है। पहले तो कोई भी व्यक्ति कितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने भी क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन बाद में 1996 में इसमें संशोधन किया गया। 1996 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट के बाद में एक नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति है ज़्यादा से ज़्यादा 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, इससे ज़्यादा वो कॉन्स्टिट्यूंसी पे निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो देखो पहले क्या था, पहले हमारे देश में है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसमें नियम था कि कोई भी व्यक्ति है वो कितने भी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता था। बट बाद में क्या हुआ, 1996 में एक संशोधन किया गया। इसके तहत ये जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है उसे सीमित कर दिया गया, यानी कि इसके बाद में है कोई भी जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, इससे ज़्यादा है वो निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये बात की गई थी 1996 के अमेंडमेंट में। इंग्लिश में देख लो बैकग्राउंड क्या है, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है, इसके लिए एक्ट बनाया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। ये जो नियम बनाता है इससे संबंधित बनाता है। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 1996 में, 1996 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। ये जो है ना सीमा वो तय कर देगी कि अब कोई भी कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पर कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ सकता है, इससे ज़्यादा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये तय सीमा कर दी गई थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इससे संबंधित चैलेंज क्या क्या देखने को मिलते अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा अगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव लड़ रहा है तो इसके नुकसान क्या है, अगर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर कोई भी कैंडिडेट है वो ज़्यादा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रहा है तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो फ़र्क के बारे में बात करें तो खर्चा कितना होता, पहले एक बार आप सोच के देखो कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कहा जाता है 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए, 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए इतना खर्चा आया था आम चुनाव करवाने में। लोकसभा के चुनाव करवाने में 7 से 8 हज़ार करोड़ का खर्चा है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब कोई भी उम्मीदवार है वो एक सीट से चुनाव लड़ 2 जगह से चुनाव लड़ लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2 या 3 मान लो, 3 जगह से चुनाव लड़ लिया, जैसे कि एक लड़ लिया गुजरात में सूरत से, ठीक है, एक राजस्थान में जयपुर से लड़ लिया चुनाव, एक दिल्ली से चुनाव लड़ लिया, 3 जगह से वो चुनाव लड़ लिया और वो जीत गया है। दिल्ली से जीत गया, सूरत से भी जीत गया और जयपुर से भी जीत गया, तीनों जगह से जीत गया है, ठीक है। लेकिन उसको चूज करने को बोला जाएगा तो वो बोलेगा मैं है ना दिल्ली से चूज करूंगा, बाकी दोनों जगहों को छोड़ दूंगा, ठीक है। बाकी दोनों जगहों से छोड़ने से अब इसका असर क्या होगा, यहाँ जो हारे हुए कैंडिडेट है ना वो तो अब यहाँ पे राज नहीं करेंगे, रूल करेंगे नहीं, तो ये जीता हुआ वही करने वाला था, बट इसने ये छोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या उपचुनाव होंगे, ठीक है। अब उपचुनाव होने से क्या होगा, उपचुनाव का खर्चा नहीं होगा क्या, उपचुनाव का भी तो खर्चा होगा। तो ऑलरेडी एक बार खर्चा हो चुका है, लेकिन वो कैंडिडेट है उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया है, तो वहां पर दोबारा उपचुनाव होंगे, तो ये भी एक खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो पहला तो आम चुनाव में एक बार खर्चा हुआ था, दोबारा भी खर्चा होगा। इस वजह से कहा जाता है कि मिनिमम जो है ना एक चुनाव करवाने में, लोकसभा का एक चुनाव करवाने में किसी भी जगह से आप चुनाव करवाते हो कम से कम 150 करोड़ का खर्चा आता है। तो ये 150 करोड़ पानी में जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार खर्चा हो चुका है, दूसरी बार और हो रहा है। फिर वहाँ पे प्रशासन को देखभाल के लिए रखना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को वापस चुनाव करवाने पड़ेंगे, तो वो जो रहेगा वापस ईवीएम बांटो, सारी चीज़ें देखने को मिलती, तो काफ़ी ज़्यादा ये बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है। धन का बेहिसाब मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, अलग अलग तरीके से धन को उपयोग में लाया जाता है, तो ये नुकसान देखने को मिलता है। और राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं उस पर भी बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार देखा जाता है एक साल में हर साल में कम से कम एक राज्य में 10 जगह ऐसी होती वहाँ पर उपचुनाव होते हैं, तो वो है राजनीतिक पार्टियों पर भी खर्च बढ़ जाता है। जनता के जो टैक्स पेयर होते हैं उनकी पॉकेट पर भी बोझ पड़ता है, क्योंकि उनके पैसों का मिसयूज किया जाता है। फिर एक और पॉइंट दिया जाता है कि सत्तारूढ़ दल होता है ना, जिसकी गवर्नमेंट होती है सेंटर में, उसको ज़्यादा फायदा होता है। देखो आम चुनाव होंगे
तब तो क्या होगा, तब तो आचार संहिता लगी होगी, किसी की पार्टी होगी नहीं, मतलब किसी पार्टी है वो सत्ता में नहीं होगी, तो वो है वो निष्पक्ष होते हैं। बट इस टाइम में जब उपचुनाव होते हैं ना, उस टाइम में सत्ता में किसी की ऑलरेडी पार्टी है, जैसे कि अभी पार्टी किसकी है, बीजेपी की है। अब कहीं पे भी अगर उपचुनाव होंगे तो वो बीजेपी के पक्ष में होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी अपने पक्ष में करवाएगी, बट ऐसे सत्ता में जो पार्टी है उसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो पूरा माहौल होता है, पूरे रिसोर्सेस होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक संरक्षण वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो मिशनरीज पूरी होती है, पूरी मशीनरीज होती है, उनका मिसयूज भी वो कर सकती है। तो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ये माहौल चला जाता है। ये भी एक इसकी चुनौती देखने को मिलती है। फिर ये जो पराजित उम्मीदवार है, अभी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो जयपुर में चुनाव हुए हैं। ठीक है, अब जयपुर में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर 2 कैंडिडेट खड़े थे, एक जीत गया, एक हार गया है। बट ये जो हारने वाला कैंडिडेट है ना, ये काफ़ी अच्छा कैंडिडेट था, मेहनती था। अब इसको लगा था कि मैं यार जीत सकता था, बट वो हार गया। फिर भी इसके पास में लिमिटेड ही पैसे थे, वो पैसे सारे इस चुनाव में खर्च हो गए। अब यहाँ पे जो जीता ना व्यक्ति, उसने ये कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी कि अब मैं ना ये 2 जगह से लड़ रहा था, तो जयपुर से भी जीता, दूसरी जगह से जो जीता, तो उसको पकड़ के रखा और जयपुर को छोड़ दिया। अभी जो हारा हुआ व्यक्ति है ना, ये क्या करेगा कि यार मेरे को चुनाव वापस लड़ने हैं और हो सकता मैं जीत भी जाऊं, बट मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे है वो ऑलरेडी पहले चुनाव में खर्च हो चुके हैं। तो ये पराजित उम्मीदवार है, उन पर बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, उपचुनाव के दौरान जो पराजित उम्मीदवार होते हैं वो बार बार चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो बार बार चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो उन पर बोझ है वो बढ़ जाता है। ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो, कॉस्ट टू टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उन पर ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है, और 130 करोड़ रुपए का खर्चा भी आता है। फिर है जो रूलिंग पार्टी होती है उनके फेवर में भी जाता है। बर्डन टू डिफीटेड कैंडिडेट, जो डिफीटेड कैंडिडेट होता है उस पर बर्डन भी बढ़ जाता है। ये सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। उसके बाद में क्या कहा जाता है, ये देख लो, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है, हमारे जो लोकतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेटिक रूल है, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, उसके लिए भी ये खतरनाक है। कैसे, अगर कोई व्यक्ति है वो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 जगह से वो चुनाव लड़ लिया, एक जगह को पकड़ के रखेगा, 3 जगह को छोड़ देगा। अब है ना, मैंने किसी कैंडिडेट को चाहा कि मेरे यहाँ पे कोई कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई से हूँ, मैंने किसी व्यक्ति को वोट दिए कि यार ये जीत जाए, मोदी जी मुंबई से खड़े हुए, ठीक है, जैसे गुजरात से मोदी जी खड़े हुए थे, मैंने चाहा कि मोदी जी हमारे यहाँ पे जीते और हमारे यहाँ पे काम करें, मैंने मोदी जी को वोट कर दिया। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मुझे छोड़ दिया, और वाराणसी जीते ना, वहाँ से उनको पकड़ के रखा, हमें छोड़ दिया, गुजरात वालों को छोड़ दिया। तो ये नुकसान किसको है, गुजरात वालों के लिए तो नुकसान है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट दिए थे, तो मोदी जी ने उनको छोड़ दिया, तो ये तो उनके साथ धोखा हुआ। तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर एक प्रकार से खतरा है। ठीक है, फिर मतदाताओं में भ्रम की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, उदासीनता भी आ जाती है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि राहुल गांधी जब चुनाव लड़े थे, कहाँ से, वायनाड से, तो वो वायनाड से जीत गए। तो जब वो जीते थे उस दौरान वोट कितने पड़े थे, 72% वोट पड़े थे। लेकिन जब सेकेंड टाइम वहाँ पे उपचुनाव करवाए गए ना, तो वहाँ पर 64% वोट पड़े थे, तो वोटिंग में भी कम देखने को मिला। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लोगों को लगता है यार बार बार कौन वोट देने जाए, ये तो हर दूसरे दिन हो गया, चुनाव होते रहते, तो कौन बार बार वोट देने जाए। इसलिए वहाँ पे ऐसा देखा गया कि लोग हैं वो उदासीन हो जाते हैं, वोट देने भी कम जाते हैं। फिर जो नेता होता है उसकी राजनीति का जो प्रभुत्व है वो भी बढ़ जाता है। किसी पार्टी के बड़े बड़े नेता, जैसे कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी है, सोनिया गांधी जी है, ठीक है, प्रियंका गांधी है, ये बड़े नेता है। फिर बीजेपी की ओर से मोदी जी है, अमित शाह जी है, और भी है, ये 10-10 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका प्रभुत्व ज़्यादा है, इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो ये 10 जगह से चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि इनको जीतना एक जगह से ही था, रूल एक जगह से ही करना है, बट ये 10 जगह से जीत जाए ना, तो एक प्रकार का माहौल भी एक खराब हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, बर्डन ऑन डिफीटेड कैंडिडेट पे बर्डन बढ़ जाता है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एट रिस्क, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होते हैं वो रिस्क पे आ जाता है। फिर वोटर है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और आलसी हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, एफेथी हो जाता है। फिर होते हैं डोमिनेंस ऑफ लीडर सेंट्रिक पॉलिसी, जो लीडर होते हैं उसके पक्ष में पॉलिसी बनने लगती है, पूरा पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। कुछ लाभ भी हैं यहाँ पे, लाभ तो देखो ज़्यादा क्या ही है, अगर एक व्यक्ति है वो कहीं से चुनाव लड़ रहा है, एग्जाम्पल के लिए ममता बनर्जी है ना, वो 2 जगह से चुनाव लड़ी थी, एक जगह से वो हार गई, दूसरी जगह से जीत गई। अगर ये एक ही जगह से चुनाव लड़ने का सिस्टम होता तो वो हार जाती,
तो उसको सुरक्षा नहीं मिलती। अब दो जगह से हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी भी है 2019 के लोकसभा चुनाव में एक जगह से हार गए थे और वायनाड से जीते, तभी वो जाके काम कर सकें। तो ऐसा भी है, उनको सुरक्षा सेफ्टी प्रोवाइड करती है, तो सेफ्टी फॉर कैंडिडेट, इसलिए भी ये बेनिफिट कहा जाता है। और दूसरा होता है नेतृत्व में निरंतरता। अगर ये ममता बनर्जी हारी हुई होती तो क्या वो सीएम बन सकती? एक जगह से चुनाव का सिस्टम होता, अगर वो हार जाती तो क्या वो सीएम बन पाती? सीएम नहीं बन पाती ना। इसलिए है वो नेतृत्व में निरंतरता प्रोवाइड करता है, लीडरशिप में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है। इस प्रकार का बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं, पर इससे ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है। इंटरनेशनल में क्या प्रैक्टिस है? पाकिस्तान में ये देखने को मिलता है, पाकिस्तान में मल्टीपल कितने भी जगह से आप चुनाव लड़ सकते हो। बांग्लादेश में 3 जगह का रूल है, बांग्लादेश में मल्टीपल आप है 3 जगह से ज़्यादा लड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। यूनाइटेड किंगडम में इसे बैन कर दिया गया है। और ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे इसको बैन किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस प्रथा को कम किया जा रहा है। तो भारत को भी कोशिश करना चाहिए इसमें रिफॉर्म लाने की। क्या क्या रिफॉर्म लाए जा सकते हैं? पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपी एक्ट, ठीक है, प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना 1951 का, उसमें संशोधन करना होगा। संशोधन क्या करना है कि मैक्सिमम एक जगह से एक व्यक्ति है वो एक जगह से ही चुनाव लड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये सुधार किया जा सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी बात करी थी। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि भाई है ना, कोई व्यक्ति एक जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, ज़्यादा जगह से नहीं लड़ना चाहिए। जो हमारा लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, वो भी इस प्रकार की सिफारिशें ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। अगर आप 2 जगह से लड़वाते हो तो अगर वो सीट खाली करता है, जैसे कि राहुल गांधी जी 2 जगह से लड़े थे, अगर वो एक सीट खाली करते हैं तो जो सीट खाली करते हैं वो वहाँ पे वापस चुनाव होंगे, उसका खर्चा कौन उठाएगा? राहुल गांधी जी उठाएंगे। मोदी जी जो 2 जगह से लड़ते तो खर्चा कौन उठाएगा? मोदी जी उठाएंगे। इस प्रकार जो लागत वसूल है वो जीतने वाले उम्मीदवार पे थोप दी जाए या जो कैंडिडेट है वो सीट छोड़ रहा है उस पर वो थोप दी जाए, ताकि वो सीट छोड़ेगा तो वापस जो चुनाव में खर्चा होगा उस कैंडिडेट की जिम्मेदारी होगी जो उसको सीट को छोड़ रहा है या जिसकी वजह से वापस चुनाव हो रहे हैं। तो ये ऐसा भी किया जा सकता है। फिर चुनाव है वो विलंबित तो होने चाहिए, ऐसे नहीं कि 6 महीने हुए वापस चुनाव करवा दो, 3 महीने हुए वापस चुनाव करवाओ, ऐसे नहीं, 1-1 या 2-2 साल के गैप के बाद में है वो चुनाव करवाए जाने चाहिए। इसके लिए भी संशोधन की आवश्यकता की जा सकती है। फिर एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र, एक व्यक्ति है वो एक ही जगह से चुनाव लड़े, ये तो सबसे बेटर ही है, क्योंकि इससे जनता भ्रम में नहीं आएगी। इसमें जो भी हमने पढ़े थे चैलेंज उनका भी समाधान हो जाएगा। तो क्या क्या है यहाँ पे प्रपोज रिफॉर्म यही है, इनमें सुधार कर लो। इलेक्शन कमीशन भी बात कर चुका है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो भी इससे रिलेटेड बात कर चुकी है। कॉस्ट रिकवरी किससे होनी चाहिए? वो जो कैंडिडेट है जो सीट छोड़ रहा है उससे होनी चाहिए। डिले बाई इलेक्शन है उसमें डिले होना चाहिए, कम से कम है वो 1 साल बाद में चुनाव होने चाहिए, ताकि फेयरनेस को इंश्योर किया जाए। प्रमोट 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक व्यक्ति है वो एक जगह से चुनाव लड़े। पे एलिजन एंड डेमोक्रेटिक एंड प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, जैसे हम एक व्यक्ति है वो एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये लोकतंत्र का सिद्धांत है, वैसे एक उम्मीदवार है वो एक निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव लड़े, वहाँ से चुनाव लड़े, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। चुनाव आयोग ने क्या सिफारिशें दी? चुनाव आयोग ने वही सिफारिशें दी है कि एक व्यक्ति एक जगह से चुनाव लड़े। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि कोई अगर छोड़ता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो उस पर लोकसभा के लिए 10 लाख रुपए लो और विधानसभा के लिए 5 लाख। बट ये राशि कम है यार, 5 लाख 10 लाख इन नेता लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। और चुनाव में खर्चा कितना आता है? 1.5 करोड़ आता है खर्चा, तो आप 10 लाख से कैसे भरपाई करोगे? नहीं कर पाओगे ना। और जो हमारी पूरी मशीनरीज है वो लगती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को बाधित होना पड़ता है, पुलिस है, प्रशासन है, सबको इनमें जुड़ना पड़ता है। और 10 लाख लेके तो नहीं हो सकता, बट एक ही होना चाहिए, एक व्यक्ति एक जगह से चुनाव लड़े, यही ठीक है। तो आप अपना जरूर बताइए कि क्या हो सकता है, क्या दूसरी जगह से लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो एक जगह से ठीक है, क्योंकि यार वो 2-2 जगह से सारे लड़ने लग गई तो 500 कैंडिडेट है वो 250 खड़े हो जाएंगे और सब 2-2 जगह से लड़ेंगे, तो ऐसे थोड़ी होगा, ये तो गलत चीज़ है, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था हमारा। दूसरा जो आर्टिकल है वो है किसके बारे में? नक्सलिज्म के बारे में। नक्सलिज्म के बारे में देखो, अमित शाह जी है ना, होम मिनिस्टर है, इन्होंने क्या कहा है, हम 2026 तक छत्तीसगढ़ से ये जो नक्सलिज्म है इनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार की बात किसने की है? अमित शाह जी ने की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नक्सलिज्म होता क्या है। आप नक्सलिज्म को समझ लो, शुरुआत कब हुई थी, क्या है, क्या टॉपिक है। बात करें नक्सलिज्म की तो ये जो इनकी पहले वो देख लो, डेफिनेशन देख लो, नक्सलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। नक्सलिज्म की परिभाषा यही है, ये एक वामपंथी उग्रवाद ग्रुप है, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ठीक है।
इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं जिसमें या तो जन आंदोलन कर लो, या हिंसा से, या संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर किसी भी प्रकार से जो लोकतांत्रिक राज्य की संरचना है उसे उखाड़ देना है। यानी ये लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से जो हमारा सरकार होती है, हमारी सत्ता होती है, उसे उखाड़ फेंको और हम लोग जाके वहाँ पर रूल करें या हम सत्ता में जाके बैठ जाए। इसे कहा जाता है उग्रवाद। उग्रवाद वही होता है। टेररिज्म क्या होता है? भय फैलाना। टेररिज्म का एक ही मकसद होता है, लोगों में भय फैलाओ, डराओ और फिर शासन करो। ठीक है, ये होता है टेररिज्म। और उग्रवाद क्या होता है? उग्रवाद ये होता है कि अभी जो सरकार चल रही है, ठीक है, उसे उखाड़ फेंकना है हिंसा के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से, संयुक्त मोर्चा के माध्यम से। तो टेररिज्म से थोड़ा ये अलग है। टेररिज्म आतंकवाद होता है, वो किसी का सगा नहीं होता है, वो ओनली डर फैलाने की बात करता है। ठीक है, ये लोग है ना डर फैलाते हैं, बट ये ओनली सरकार में डर फैलाना चाहते हैं, आम पब्लिक में नहीं। थोड़ा बहुत अलग होता है टेररिज्म से। हालांकि हिंसा ये भी करते हैं, हिंसा आतंकवाद में भी होती है, पर थोड़ा अलग है। आतंकवादी होता है, उनकी एक विचारधारा होती है, वो ओनली टारगेट और डर फैलाने के मकसद से काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये इसमें जो आम पब्लिक होती है, जो शामिल होते हैं लोग, वो सरकार से या किसी व्यक्ति से त्रस्त होकर इसमें शामिल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, या जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं ना उग्रवाद है, एक्सट्रीमिज्म, या आप मान लो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो वहाँ पे जो आम पब्लिक इसमें शामिल हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे एक तो डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, एक डेवलपमेंट नहीं है। दूसरा क्या है, उन लोगों के साथ में गलत चीज़ें हो रही है। गलत चीज़ें क्या है, आप बात करो, उनके पास में ज़मीन नहीं है, उनको खेती करनी है, बट उनके पास में ज़मीन नहीं है। अब ज़मीन नहीं है तो खेती करेंगे कैसे? गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो इनको बहला देते हैं कि भाई देखो आपके पास में डेवलपमेंट नहीं है, हेल्थ के लिए आप गवर्नमेंट वो आपके लिए कुछ काम नहीं कर रही, ज़मीन आपकी है, फ़ायदा गवर्नमेंट उठा रही है। एक ये भी चीज़ देखने को मिली है कि बड़ी बड़ी कंपनी, आपने एक मूवी में देखा होगा, अलग अलग जो मूवीज़ होती है ना, उसमें भी दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो आदिवासी एरिया में जाती है और वहाँ पे जाके क्या करती है, ये जो पूरा रीजन होता है, इनका एरिया होता है, उस पर कब्जा कर लेती है। ये जो इनकी ज़मीनें होती है उन पर कब्जा कर लेती है और इनको बिना किसी मुआवजे के यहाँ से भगा देती है। तो अभी ये ऐसे लोग होते हैं, उनको बहकाया जा सकता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ ग्रुप आएंगे, उनको बोलेंगे देखो आपकी ज़मीन है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ में अनटचेबिलिटी हो रही है, आपको समाज में इज्जत नहीं दी जा रही है, आपकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो सही नहीं है। तो पैसे का अलग अलग प्रकार के लालच देके उनको अपनी ओर कर लेते हैं और फिर फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, और ये एक प्रकार का उग्रवाद है। ठीक है, और इनका उद्देश्य यही है, नई लोकतांत्रिक क्रांति लाना और अपना शासन स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य है। इनको अलग अलग चीज़ों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इनको माओवादी भी कहा जाता है, नक्सलवादी भी कहा जाता है, ये अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। नक्सलवाद की शुरुआत करें, नक्सलवाद की शुरुआत की बात करें तो देखो 1947 में देश आज़ाद होता है। उससे पहले अंग्रेज़ों का राज था हम पर। अंग्रेज़ क्या करते थे, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, या बिहार झारखंड देख लो, ये इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये भारत है। ये जो रीजन है ना, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन लोगों को अपनी ज़मीनों से भगा दिया। ज़मीनें थी वो लैंडलॉर्ड वगैरह उनको दे दी, इनको कोई रूल नहीं दिया, कोई अधिकार कुछ भी नहीं दिया। ये लोग हैं वो त्रस्त हो गए थे अंग्रेज शासन से। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ सामंत थे, बड़े बड़े जागीरदार जमींदार थे, उन्होंने भी इनको परेशान किया, यहाँ की जो आम पब्लिक थी उनको परेशान किया। ये लोग त्रस्त होकर इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होकर इन लोगों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चला दिए। ये जो सामंत थे उनके खिलाफ आंदोलन चला दिया। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1967, 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? पश्चिम बंगाल की एक जगह है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी। पश्चिम बंगाल की जगह है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी। इस आधार पर इनको नक्सलवाद भी कहा जाता है। तो नक्सलवादी गांव से इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1967 में। कौन कौन नेता थे? कानू सान्याल और जगन संथाल, ये दोनों नेता थे। इनकी अध्यक्षता में ये जो नक्सलवाड़ी है, यहाँ से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। फिर इनकी विचारधारा वही थी, सत्ता को उखाड़ फेंको और राज करो। इस प्रकार की विचारधारा को ये मानते हैं। पर यही था, किसानों की भूमि थी, उनका वितरण हुआ नहीं था सही से, तो ये पूरा जन आंदोलन के रूप में बदल दिया। पहले जमींदारों के खिलाफ था, फिर धीरे धीरे ये सरकार के खिलाफ आ गया, है ना। माओवाद के विचार से ये प्रभावित होते हैं। इनका मेन टारगेट होता है या तो आप हिंसा करो, सशस्त्र आंदोलन करो, या जन आंदोलन करो, या रणनीतिक रूप से किसी भी प्रकार से जो सरकार है उसे खत्म करो और अपना रूल है वो स्थापित करो। इस प्रकार का इनका टारगेट होता है। कहाँ कहाँ ये देखने को मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट के पूरे रीजन देख लो, वहाँ देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन राज्यों में इनका प्रसार देखने को मिलता है। कारण वही है, कारण है ना,
शक्तिशाली समूह है, पहले इनके द्वारा अत्याचार किया गया था। ये जो आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ठीक है, इनके साथ में अत्याचार किया गया था। यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया था। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो यहाँ से अच्छे से लागू नहीं हो पाई थी। जो हमने लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था, भूमि का पुनर्वितरण किया था, ये भी सही से नहीं हो पाया था, ठीक है। और आदिवासियों की जो भूमि होती है उनका जो हस्तांतरण किया जाता है उसे भी सही से क्रियान्वयन नहीं किया गया था। गवर्नमेंट जो कानून बनाती हैं इनके हित के लिए, आदिवासियों के हित के लिए, उनका भी सही से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। और यहाँ की जो इनकी पारंपरिक भूमि थी उनसे भी इनको बेदखल कर दिया गया, इनके जो अधिकार थे उनसे भी इनको वंचित कर दिया गया। ये सब कारण थे, इन्होंने एक ग्राउंड तय कर दिया नक्सलवाद के लिए। और क्या क्या विस्थापन है, जबरन बेदखली हुई है इनके साथ में, आजीविका से संबंधित मुद्दे हैं, इनके पास में खाद्य सुरक्षा नहीं है, फूड वगैरह नहीं अवेलेबल नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इनके जो पारंपरिक व्यवसाय थे ये क्या करते थे, झूम खेती करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके खेती करते थे, उनको भी वो भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको इस प्रकार की खेती भी नहीं करने दी जाती है। इनके ये क्या जंगल में जो भी फूल होते हैं, कंदमूल, जो भी चीज़ें होती हैं उनको बेच के अपना जीवन यापन करते थे, तो उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इनकी जो भी पारंपरिक व्यवसाय है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इनके पास नौकरी है नहीं, तो अब वो करेंगे क्या, वो बहकावे में आएंगे और हथियार उठाएंगे। तो ये आजीविका और भी कई मुद्दे हैं। सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार किया गया है, जैसे आपने देखा होगा बंधुआ मजदूरी, बिना पैसों की मजदूरी करवाए जाते हैं, अत्याचार होते हैं, इनको अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी दी जाती है, इनको टच नहीं करने दिया जाता है। शासन संबंधी भी कई कारण है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, बुनियादी सेवा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि यही सारे रीजन थे, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार है, शासन संबंधित कारण है, ठीक है, रूल एंड लॉ है उसका सही से पालन नहीं है, कानून का शासन नहीं है, कई सारी चीज़ें है वो रेस्पॉन्सिबल थी कि यहाँ पे वामपंथी उग्रवाद का जन्म हो गया। अब वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो उग्रवाद है उसमें कमी देखने को मिली है। ये जो होम मिनिस्ट्री है उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2010 से अब तक की बात करें तो 77% कमी देखने को मिली है ये जो वामपंथी है उसमें। इसके कारण भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका कारण क्या क्या है। अब और भौगोलिक विस्तार करें तो पहले 200 जिलों में था, अब ओनली 90 डिस्ट्रिक्ट में ये सिमट के रह गया है। धीरे धीरे है वो उग्रवाद कम हो रहा है, ठीक है। कुछ ही जिलों में ये उग्रवाद है वो हिंसा का रूप है, बाकी इतनी हिंसा भी अब देखने को नहीं मिलती है। ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड भी है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई स्थिति, बहुत ही न्यूनतम स्थिति ऐसी देखने को मिलती है कि यहाँ पर नक्सलिज्म है वो फैलाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। अब कारण क्या, किन किन कारणों से ये कमी देखने को मिली है, सरकार ने क्या इसके लिए उपाय किए गए थे। तो सरकार लेके आई एक ऑपरेशन ग्रीन हंट, इसके तहत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। जो राज्य हैं जो इससे प्रभावित है नक्सलवाद से, वहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा जो पर्सनल थे, आर्मी है, CIFS है, उनको तैनात किया गया और उनके द्वारा जो भी ये ऑपरेशन अलग अलग प्रकार के चलाए गए थे और जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था उनको सजा दी गई। तो इस वजह से भी धीरे धीरे नक्सलवाद कम हुआ। उसके बाद में CISF की तैनाती की गई, ठीक है। और भी सरकार ने कई काम किए, जैसे कि सुरक्षा संबंधित उपाय किए। जो माओवादी वगैरह हैं उनके लड़ने के लिए सुरक्षा बल है ही, फिर अलग प्रकार की अवसंरचना है, खुफिया नेटवर्क वगैरह वो भी मजबूत किए। तो सरकार ने अलग अलग प्रकार की कि मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी ताकि लोग इनके संपर्क में कम आए। कई एजेंसियाँ जैसे NIA, ED वगैरह है वो भी वहाँ जाके जो माओवादी वगैरह संगठन थे जिनको फंडिंग आती थी तो इनको फंडिंग भी रोक लगा दी गई। विकास के लिए भी कहीं पहल चलाई, जैसे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। आप नॉर्थ ईस्ट को जाके देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, वहाँ की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है, वहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था करी है, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे रेल है, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क स्थापित किए जिससे लोग क्या है, लोग जागरूक हुए, लोगों के पास इंटरनेट और संचार के साधन आए। उससे क्या हुआ, लोग अदर वर्ल्ड है उनसे कनेक्ट हुए तो लोगों को पता चला है कि रोजगार के अनेक साधन हैं। अगर हम इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होंगे तो हम जान से मार दिए जाएंगे, हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो वहाँ के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, वो धीरे धीरे एजुकेट भी हुए हैं और उन्होंने नक्सलवाद है वो कम कर दिया है। ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली है। गवर्नमेंट के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी चलाया गया है। तो इसमें जो ऐसे जिले थे वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे अच्छे स्टेप लिए गए हैं। उस स्टेप के ही कारण वहाँ पे उग्रवाद है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सरकार के द्वारा राहत और पुनर्निवास नीति अपनाई गई है। जिन लोगों को अपनी ज़मीन से हटा दिया गया था उनके गवर्नमेंट ने उनके लिए रिलीफ दी है, उनको पैसे प्रोवाइड करवाए हैं, उनके जो अलग प्रकार से रिहेबिलिटेशन करने की भी नीति अपनाई है।
अलग अलग गवर्नमेंट कानून लेके आई है। अगर जंगल में कोई व्यक्ति परमानेंटली वहाँ पे रह रहा है तो वहाँ के जो भी प्रोडक्ट है उनका उपयोग कर सकता है, ये पूरा उसका अधिकार होगा। इस प्रकार के भी अधिकार दिए गए हैं शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। हमने है ना, एक नेशनल पार्क होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ की जो आम पब्लिक है जो वहीं रहती है जंगलों में, वो इसका उपयोग कर सकती है। और इनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इनकी सामाजिक जो विशेषता है उनको बचाए रखने के लिए भी गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, ताकि ये अपनी संस्कृति को भी बचा कर रख सके। ये भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट की इन सब कोशिशों की वजह से आज देखा जा सकता है कि नक्सलवाद धीरे धीरे भारत में कम हो रहा है। ठीक है, सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2026 तक है हम पूरी तरह से इसे खत्म कर देंगे नक्सलवाद को, और इस ओर गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है। ठीक है, अभी भी कुछ चैलेंज देखने को मिलती है कि यहाँ पर कुछ जनजाति है वो अभी भी परेशान है। मोस्ट ऑफ जो वन कानून होते हैं ना, फॉरेस्ट एक्ट होते हैं, उनके कारण ज़्यादा ये परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके जो अधिकार होते हैं उनसे वंचित होना पड़ता है। ये जो वन कानून है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और इस कानूनों की वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जो रिसोर्सेज होता है उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उनका धंधा क्या था, उनकी आजीविका के साधन क्या थे, शिकार करना वो मुख्य काम था उनका। जंगल से जो चीज़ें थी उनको प्राप्त करते थे, उनको बेच के अपना भरण पोषण करते थे। बट इन वन कानूनों की वजह से वहाँ पे ना तो वो शिकार कर पा रहे हैं, ना वो वहाँ से चीज़ें बेच पा रहे हैं, ना रिसोर्सेज का उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जिस वजह से ये अपने जो संसाधन थे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो अभी भी संतुष्ट नहीं है गवर्नमेंट से। ये बड़ी चीज़ देखने को मिलती है। साथ ही साथ में सामाजिक अंतराल भी देखने को मिलता है, सामाजिक और आर्थिक अंतराल। वहाँ पर शिक्षा की अभी भी कमी, हम कह रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, बट वो भी अभी भी काफ़ी हद तक वो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी आपको कम देखने को मिलेगी, हर चीज़ों में वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ तो नॉर्थ ईस्ट है वो कनेक्ट हुआ है, बट कई जगह अभी भी ऐसी है। अरुणाचल प्रदेश देखो, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की में वो कनेक्टिविटी कम है, तो कई जगह अभी भी है वहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई है। खराब संचार व्यवस्था, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। प्रशासनिक विफलता भी देखने को मिलती है। कई बार पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर देती है, जिसके कारण भी वहाँ के लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, रणनीति भ्रम भी स्थिति पैदा हो जाती है, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भ्रम में रखा जाता है। एक स्पष्ट कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, स्पष्ट पॉलिसी होती है तो वहाँ पर उनका अच्छे से संचालन नहीं हो पाता है, उनको उस पॉलिसी के बारे में अच्छे से समझाया नहीं जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारक बन जाता है, जिस वजह से अभी भी चैलेंज देखने को मिलता है। ये सारे कारण हैं। फिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? खुफिया तंत्र को मजबूत करना है, सामाजिक सामुदायिक भागीदारी बढ़ानी है, शासन और विकास की प्रक्रिया है वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको शामिल करना होगा। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। विकास पर ध्यान देना होगा, नौकरियां बढ़ानी होगी, शिक्षा वहाँ भी प्रोवाइड करनी होगी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं वो प्रोवाइड करनी होगी, सुरक्षा प्रोवाइड करनी होगी, सुशासन स्थापित करना होगा। जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए जो पैसे भेजे जाते हैं उनका सही से उपयोग नहीं किया जाता है, भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, उसे कम करने की आवश्यकता है। उनको संबोधित करना है, साथ ही साथ में कानून है उनका अच्छे से पालन हो, उनका मिसयूज न हो। जो भी पुलिस पर्सनल्स है या फिर जो आर्मी पर्सनल्स है वो अपनी पावर का मिसयूज न करे, कोई भी निर्दोष हो उसको सजा न दे और निर्दोष को परेशान न करे। इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, सामाजिक और आर्थिक विकास है उसको अपनाने की आवश्यकता है। उनके साथ में जो भेदभाव होता है उनको दूर करने की आवश्यकता है, उनकी सामाजिक स्थिति है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। इन सारे कदमों को उठा के नक्सलवाद को भविष्य के लिए कम किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा नक्सलवाद से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है TFGBV के बारे में, टेक फैसिलिटेट जेंडर बाइस्ड वायलेंस के बारे में। क्या है ये आर्टिकल और सुर्खियों में क्यों है? केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे कहा गया है, प्रोग्राम का नाम दिया गया अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब कोई बहाना नहीं, प्रोग्राम का नाम क्या है? अब कोई बहाना नहीं। किसकी सहायता से ये प्रोग्राम चलाया? ये UN वुमन, जो UN वुमन एक संस्था है उसकी सहायता से ये कार्यक्रम चला रहा है। न्यूज़ यही है कि टेक फैसिलिटेट जेंडर बाइस्ड वायलेंस, इस आधार पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम चलाया है। कार्यक्रम का नाम है अब कोई बहाना नहीं। किसकी सहायता से कार्यक्रम चलाया है? ये UN वुमन की सहायता से ये कार्यक्रम चलाया। इसमें 16 दिन के लिए सक्रिय रूप से
काम किया जाएगा। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता से 16 दिन काम किया जाएगा। यानी कि हमारे जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उनके द्वारा मिलके, किसके साथ मिलकर, यूएन महिला, संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिस कार्यक्रम का नाम है अब कोई बहाना नहीं। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें लिंग आधारित जो भेदभाव होता है, ठीक है, जेंडर बायस जो भेदभाव होता है, ठीक है, जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए 16 दिन है साथ में मिलकर कार्य किया जाएगा। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, टेक फैसिलिटी जेंडर बायस वायलेंस होता है, इसे रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम क्या है, अब कोई बहाना नहीं। किसके द्वारा चलाया जा रहा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके साथ चलाया जा रहा है, यूएन वुमेन के साथ चलाया जा रहा है। क्या किया जाएगा, 16 दिन तक है वो साथ में मिलकर कार्य किया जाएगा ताकि महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता है, जो वायलेंस होता है, उसको रोका जा सके। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मुद्दे पे आते हैं क्या, देखो आपको पता है कि धीरे धीरे है वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, डिजिटल जो पहुंच है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे ये देखने को मिल रहा है जो ऑनलाइन डिजिटल वायलेंस है, ऑनलाइन वायलेंस कहूँ या डिजिटल वायलेंस कहूँ, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। एक तो लोगों की पहुंच बढ़ती जा रही है, तो साथ ही साथ में इसका मिसयूज भी बढ़ता जा रहा है, डिजिटल वायलेंस बढ़ता जा रहा है। डेटा है कि अभी भारत में 1.1 बिलियन है वो मोबाइल कनेक्शन है, 700 मिलियन है वो इंटरनेट के उपयोग करता है और 600 है वो स्मार्टफोन है। 600 मिलियन है वो स्मार्टफोन है भारत में अभी। ठीक है, महिलाओं का भी इसमें जो भी योगदान है वो बड़ा है। अभी जो ग्रामीण महिला है वो शहरी महिलाओं के साथ में ज़्यादा है। अभी ग्रामीण में भी जो इंटरनेट का उपयोग करता है वो भी उनकी संख्या भी बढ़ी है। अब इसके साथ क्या हुआ है, तो ये जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंटरनेट की उपयोगिता बढ़ी है, तो इसके साथ साथ में कुछ चैलेंज भी देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से महिलाओं के साथ में उत्पीड़न होने लगा है, महिलाओं के साथ में वायलेंस होने लगा है। ऑनलाइन वायलेंस में क्या क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग देखने को मिलती है, ऑनलाइन ट्रोलिंग देखने को मिलती है, जो महिला है उसकी एक गलत छवि बना दी जाती है, इमेज होती है, आपने एआई के माध्यम से देखा होगा, उसका मिसयूज होता है, तो वो भी देखने को मिलता है। बिना सहमति की इमेज साझा कर देना, कई होते हैं वो फेक आईडी बना देते हैं किसी महिला के नाम से और उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, ताक-झाक करते हैं और ग्रूमिंग, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो ऑनलाइन माध्यम से देखने को मिल रही है, डिजिटल रूप से देखने को मिल रही है। जिसका है कि ये ऑनलाइन है, वो डिजिटल का है, वो मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ी है इसके कई मिसयूज भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से महिला ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ठीक है, कुछ आपने देखा होगा, बड़े बड़े एक्टर है, ठीक है, जैसे एक्ट्रेस होगी एक रश्मिका मंदाना थी, उसका गलत वीडियो बना दिया गया था एआई के माध्यम से। तो ये जो ऑनलाइन उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता है, जो बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, महिला, मोस्ट ऑफ जो महिला होती हैं उनका मिसयूज ज़्यादा होता है, उनके साथ उत्पीड़न बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए अभी देखा जाता है कि महिलाएं होती हैं, मोस्ट ऑफ जो महिलाओं में डिजिटल साक्षरता की कमी है, डिजिटल जो लिटरेसी होती है उसकी कमी देखने को मिलती है। उनको इतना ट्रेन नहीं किया गया है कि वो डिजिटल है उसका सही रूप से उपयोग कर सके। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका सही के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है, उनके लिए जागरूकता की कमी है। तो ये चैलेंज देखने को मिलते हैं। अब कानून क्या कहता है, कानून में हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है और भारतीय न्याय संहिता। इन दोनों के माध्यम से जो डिजिटली हिंसा होती है, जो ऑनलाइन हिंसा होती है, उसे रोकने का कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। कानूनी रूप से कोशिश की जाती है इन दो अधिनियमों के माध्यम से कि ऑनलाइन जो भी धोखाधड़ी होती है, ऑनलाइन जो भी हिंसा होती है, जो भी वायलेंस होता है, उसको रोका जा सकता है। इसके लिए हमारी जो राष्ट्रीय साइबर सेल है वो भी कोशिश कर रही है, और राष्ट्रीय साइबर सेल अपराध रिपोर्टिंग है वो अलग अलग प्रकार से शिकायतों को भी अनुमति देता है कि आप ऑनलाइन शिकायत है वो भी दर्ज कर सकते हो। अगर आपके साथ में ऑनलाइन कोई वायलेंस हो रहा है, डिजिटली कोई वायलेंस हो रहा है, तो उसकी आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हो। गवर्नमेंट ने जागरूकता के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे सूचना सुरक्षा शिक्षा है, फिर जागरूकता कार्यक्रम है, डिजिटल शक्ति है, ये महिला शक्ति मिनिस्ट्री है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग है, उनके द्वारा डिजिटल शक्ति है, ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जागरूकता के लिए भी कई कानून चलाए जा रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन जो भी फ्रॉड होते हैं, जो भी वायलेंस होते हैं, उनको रोका जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी कोशिशें की जा रही है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित और किफ़ायती IT वातावरण तय करने के लिए ये 67 का एक सहमति सत्र भी आयोजित हुआ था। एक 67 है महिलाओं की स्थिति पर आयोग है, उसका 67वां
सत्र आयोजित हुआ था। इस दौरान बात की गई थी जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो भी ऑनलाइन डिजिटली माध्यम से महिलाओं के साथ में वायलेंस होता है, उसको रोकने के लिए ये जो सत्र आयोजित हुआ था इसमें कोशिश की गई थी कि कैसे भी करके इनको रोका जा सकता है। ये सारी चीज़ें की गई थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल कमिटमेंट के अंतर्गत। ठीक है जी, तो ये पूरा आर्टिकल था, इसमें यही मुख्यतः बात की गई है। अभी डिजिटल है वो बढ़ा है, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ऑनलाइन इंटरनेट, ऑनलाइन लोगों की पहुंच बढ़ी है, ठीक है, इंटरनेट पहुंच बढ़ी है, तो इसके साथ साथ में वायलेंस भी बढ़े हैं और कई चीज़ें भी देखने को मिली है। वायलेंस में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, वायलेंस में साइबर स्टॉकिंग है, कोई वहाँ पे जाके ट्रोलिंग करता है किसी लेडीज़ की, या ट्रोलिंग आपने देखा होगा कहीं सेलिब्रिटी होते हैं या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसको ट्रोल करते हैं, कमेंट करते हैं गलत गलत तरीके से, तो वो भी गलत चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ में एआई का भी मिसयूज़ हो रहा है, ताकि उसकी छवि होती है उसको बदल दिया जाता है, तो ये कई चैलेंज भी देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी वजह से ये पूरा एक इस प्रकार का माहौल बन रहा है जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है H1B वीज़ा के बारे में। क्या न्यूज़ में इसलिए है कि यूएस में अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग H1 जो वीज़ा B1 वीज़ा है, H1B वीज़ा है, ये सबसे ज़्यादा किनको मिला है, ये भारतीयों को मिला है। तो भारतीयों के द्वारा सबसे ज़्यादा अप्लाई भी किया गया है और सबसे ज़्यादा ये भारतीयों को ही मिला है, इस प्रकार की रिपोर्ट है। तो हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं ये होते क्या क्या वीज़ा है। ये ज़्यादातर काम नहीं है, बस इतना जान लो H1B वीज़ा होता है क्या है। एक वीज़ा होता है H1B वीज़ा। ये क्या होता है, ये वीज़ा उन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो पहले वीज़ा क्या होता है, ये है इंडिया, ठीक है, ये मान लो ये इंडिया है और ये है यूएस। आपको यूएस जाना है तो आपको एक तो पासपोर्ट की आवश्यकता होती है जो भारत सरकार ही आपको दे देगी। वीज़ा की आवश्यकता होगी तो वीज़ा आप किससे मांगोगे, यूएस की गवर्नमेंट से मांगोगे, यूएस की गवर्नमेंट आपको वीज़ा देगी, उसके बाद ही आप यूएस जा सकते हो। ये वीज़ा प्रोसेस होता है। तो वीज़ा अलग अलग होते हैं। तो यूएस की ओर से एक वीज़ा दिया जाता है H1B वीज़ा। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो हाई टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, ठीक है, एआई का नॉलेज है, आईआईटी क्रैकर है, आईआईटी पास की हुई है उन्होंने, ठीक है, बहुत ही उनके पास नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो यूएस में काम करने के लिए जाते हैं। उनको वेतन भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो उसके लिए जो वीज़ा दिया जाता है, यानी कि हाई टैलेंटेड लोगों को, बहुत ही ज़्यादा शिक्षित लोगों को जो वीज़ा दिया जाता है उसे H1B वीज़ा कहा जाता है, जो कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। पहला H1B वीज़ा जो टैलेंटेड लोगों को दिया जाता है, ठीक है, स्किलफुल लोगों को दिया जाता है। दूसरा होता है H2B, H1B टैलेंटेड लोग हैं, H2B ये मौसमी, जैसे कि सर्दियों में कोई काम आ गया, उसके लिए कोई, जैसे सर्दियों में वहाँ पे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ गई, होटल इंडस्ट्री के लिए, गर्मियों के लिए ज़रूरत पड़ गई, तो ये सीजन नहीं होते, सीजनल जो कर्मचारी होते हैं, सीजनल जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, उनके लिए जो वीज़ा होता है उसे H2B वीज़ा कहा जाता है। फिर एक होता है L1 वीज़ा। यूएस की एक कंपनी है जैसे कि अमेजॉन है, वो कहाँ पर है, वो है बेंगलोर में। वहाँ पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र हुआ यूएस में। अभी बेंगलोर में काम कर रहा है, ट्रांसफ़र कहाँ होगा, बेंगलोर यूएस में हो गया, तो अब उसको यूएस जाना भी तो पड़ेगा। तो वो कैसे जाएगा, वो L1 वीज़ा के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो H1B वीज़ा टैलेंटेड लोगों के लिए, H2B वीज़ा है वो श्रमिक ऐसे होते हैं जो काम के लिए जाते हैं, वो सीजन आधार पर काम के लिए जाते हैं। L1 वीज़ा कंपनी के थ्रू जाते हैं। फिर J1 वीज़ा क्या होता है, ये जो स्टूडेंट होते हैं, साथ पढ़ेंगे भी वहाँ जाके और थोड़ा बहुत काम भी करेंगे, उनको ये वीज़ा दिया जाता है J1 वीज़ा। फिर H4 वीज़ा। एक होता है H1B, ठीक है, अगर मैं यूएस जा रहा हूँ, ठीक है, काम करने के लिए, मेरी वेतन वगैरह ज़्यादा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरी फैमिली भी साथ में जाएगी ना, तो मेरे को दिया जाएगा H1B वीज़ा और मेरी फैमिली को दिया जाएगा H4 वीज़ा। फैमिली के लिए H4 वीज़ा और मेरे को दिया जाएगा H1B। तो H4 है वो H1B के साथ में जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये काम करता है। तो इतना से आर्टिकल आपको समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वीज़ा का ये प्रोसेस है, इनको समझना जरूरी था। नेक्स्ट आर्टिकल के लिए चले, तुम्हारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेस्ले कंपनी है ना, वो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें अपनाती है। जैसे कि नेस्ले अपना भारत में कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, उसमें जो शुगर मिला रही है ना, वो दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा मिला रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज देखने को मिला है। और हमारी नड्डा जी है, उन्होंने कहा है कि नेस्ले कंपनी है जो भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको ग्लोबल जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं और इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम इस कंपनी को बैन कर देंगे। तो ये नेस्ले कंपनी के इसके बारे में। तो हम देखेंगे फूड सेफ्टी या फूड स्टैंडर्ड के बारे में देखेंगे। फूड सेफ्टी क्या होती है, फूड स्टैंडर्ड क्या है, भारत में इसके लिए क्या फ्रेमवर्क है, किस प्रकार से ये काम करता है, उसके बारे में देखेंगे। बात करें भारत में
खाद्य सुरक्षा और मानक, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इन इंडिया, तो उसके लिए लीगल ढांचा क्या है, लीगल फ्रेमवर्क या कानूनी ढांचा क्या है। तो इसके लिए हमारे देश में एक अधिनियम बनाया गया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। ये अधिनियम क्या करता है, एफएसएस एक्ट 2006 में बनाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानकों को विनियमित करने वाला एक कानून है। मतलब हमारी जो फूड होता है उसकी सेफ्टी देखी जाती है, उसके लिए स्टैंडर्ड होते हैं, उनको रेगुलेट किए हैं, वो इसी अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। इसने बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के एक्ट थे उनको सम्मिलित करके ये एक्ट बनाया गया। इससे पहले कई सारे अधिनियम थे, वो अब इसके अंडर में आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद में ये पूरा एक्ट है, वो सारे एक्ट दूसरे जो एक्ट थे वो इसी में आ गए हैं। ठीक है, आप जो पहली दूसरी तीसरी सारे पढ़ते थे और 5वीं में है सारा सिलेबस है वो इसमें आ गया, 5वीं के सिलेबस में, इस प्रकार से समझ लो। ठीक है जी, तो ये एक्ट है। अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता का संरक्षण करना, फूड को सेफ्टी को इंश्योर करना, फूड जो होता है उसकी सेफ्टी इंश्योर करना, जो उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर होता है उनका प्रोटेक्शन करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, खाद्य पदार्थों का उनका निर्माण है, भंडारण है, वितरण है, बिक्री, आयात, इन सबको रेगुलेट करना। पूरी खाद्य प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो प्रोसेस होते हैं सबको रेगुलेट कौन करता है, सबको विनियमित कौन करता है, तो वो फूड एक्ट के माध्यम से किया जाता है। हमारा फूड सेफ्टी एफएसएस एक्ट है ना, एफएसएस एक्ट है, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये साइंस बेस पे स्टैंडर्ड सेट करता है, विज्ञान आधारित मानक है वो भी स्थापित करता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, इसी एक्ट के माध्यम से। तो हमारे देश में लीगल फ्रेमवर्क क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, एफएसएस एक्ट है। दूसरे एक्ट है वो इसके अंदर में आ गए। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट ऑफ गुड, ये सारे हैं वो रेगुलेट करता है। इस्टेब्लिश साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड आर्टिकल, फूड आर्टिकल के लिए साइंस बेस्ड है वो स्टैंडर्ड सेट करता है। और क्या क्या चीज़ें करता है, सारी जो सप्लाई चेन होती है उसको ये ध्यान करता है कि हमारी जो इंटायर फूड वैल्यू चेन है उनको ये रेगुलेट करता है, सुरक्षा पे ध्यान देगा, सारी चीज़ें देखेगा। फिर इसके अंतर्गत हमारी एक अथॉरिटी भी बनाएगी। कौन सी अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फसाई के नाम से जाना जाता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टेचरी बॉडी है, ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय मतलब ये एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। कौन से अधिनियम के माध्यम से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006 का, फूड खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है, उसके तहत फसाई को बनाया गया था। ये एक स्टेचरी यानी कि वैधानिक निकाय है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये परिवार और स्वास्थ्य जो मंत्रालय उसके अंतर्गत आती है। मेंबर कितने होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 22 दूसरे मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन प्लस 22 मेंबर होते हैं, वो इसमें काम करते हैं। कार्य क्या है इसका, कार्य यही है, फूड सेफ्टी है उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना है, लाइसेंस देना है, उसको रेगुलेट करना है। फूड के जो बिजनेस होता है उनको लाइसेंस देती है, उनको रेगुलेट करती है, कोई इंस्पेक्शन करती है, ऑडिट करती है, उनको जितने भी स्टॉक होल्डर होते हैं फूड से रिलेटेड उनको एजुकेट करती है, उनकी सेफ्टी को देखती है, मॉनिटर करती है, अगर कोई गलत फूड है उसको रिकॉल करती है, टेस्ट करती है, लेबलिंग करती है, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो एक अधिनियम है उसके द्वारा बनाई गई थी। ये एक वैधानिक निकाय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ये खाद्य सुरक्षा मानक तैयार करना, व्यवसायों को लाइसेंस देना, विनियमित करना, निरीक्षण, ऑडिट, हितधारकों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता करना, ये सारे काम हैं वो फसाई के द्वारा किए जाते हैं। स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटी है उसमें एक आयुक्त होते हैं, ठीक है, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, वो इसके लिए दिशा निर्देश तय करते हैं और अधिकार होते हैं, वो भी जो फसाई के दिशा निर्देश है उसे लागू करने का काम करते हैं। मतलब एक तो है सेंट्रल लेवल पर, उसके अंतर्गत स्टेट लेवल पर भी अथॉरिटी है, उसमें जो सूचना आयुक्त होते हैं, खाद्य सुरक्षा आयुक्त होते हैं, वो सारी देखरेख करते हैं और इसके जो गाइडलाइन होते हैं फसाई की, उस गाइडलाइन को भी फॉलो करते हैं। ये काम किसका है, ये खाद्य सुरक्षा आयुक्त का काम है। ठीक है, मानक और विनिमय करना होता है, किस प्रकार से खाद्य बनाई जाएंगी, उसके लिए स्टैंडर्ड कैसे तय करने, वो सारे फसाई के काम है। ये दंड भी दे सकती है और निर्णय भी ले सकती है। अगर कोई भ्रामक है, मिलावट है, तो उनके लिए लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है, उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना भी लगा सकती है और कारावास की सजा भी दे सकती है। ठीक है, उपभोक्ता निवारण के लिए भी है, अगर आपको लगे कोई दिक्कत है तो आप जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये लाइसेंस भी देती है, रजिस्टर, ये सारी चीज़ें करती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी फसाई के बारे में देखा और एफएसएस एक्ट के बारे में देखा। ये हमारा पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के बारे में। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किस किस के बीच में होता है, सबसे पहले डेजर्ट नाइट
डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किस किस के बीच में होता है? यूएई, फ्रांस एंड इंडिया, 3 देशों के बीच में होती है। यूएई, फ्रांस और इंडिया, यूएई, फ्रांस और इंडिया 3 देशों के बीच में होती है। किसके लिए होती है? नेवी के लिए, सॉरी एयरफोर्स के लिए होती है, एयरफोर्स के लिए होती है। इंडिया, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में होती है। ठीक है, 2022 में स्थापित किया गया। ये पॉइंट सारे याद रखना। भारत, फ्रांस, यूएई बीच में हुई थी, 2022 में स्थापित किया गया था। एयरफोर्स की होती है। ठीक है, भारत की जो वायुसेना वो शामिल की जाती है। तो इनके बीच में ये पॉइंट याद रखना, बाकी चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। किन किन देशों के बीच में होती है? भारत, फ्रांस, यूएई के बीच में 2022 में स्थापित किया गया था। 2 पॉइंट याद रखना। तीसरा एयरफोर्स की होती है। 3 पॉइंट याद रख ली। बाकी बड़ी सेना की भागीदारी है, क्या चीज़ें की जाएगी वो याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन कौन शामिल था, इतना पॉइंट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक अभी क्या है, इसके यूनेस्को की टैग दिलवाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम कर रही है। ये लोनार लेक है, गवर्नमेंट चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार है वो चाहती है कि इसको यूएन के द्वारा टैग मिल जाए, यूनेस्को का टैग मिल जाए, इसके लिए काम कर रही है। बात करें लोनार लेक की, कहाँ पर है? पहले तो महाराष्ट्र में, पहला पॉइंट याद रखना। भारत की बेसाल्टिक चट्टानें उनके बीच में स्थित है। ये सारी बेसाल्टिक चट्टानें इनके बीच में स्थित है। पहले कहा जाता था ये ज्वालामुखी के द्वारा बनी है, बट अब माना जाता है ये एक जो क्रेटर आया था उल्कापिंड वगैरह उसके टकराने से बनी है। तो पहली महाराष्ट्र में चीज़ याद रखना, ये उल्कापिंड के द्वारा बनी थी, ज्वालामुखी के द्वारा नहीं बनी थी। पहले माना जाता था ये ज्वालामुखी के द्वारा बनी है, बट अब माना जाता है ये उल्कापिंड के टकराने से बनी है। खारे पानी की झील है, लवणता देखी जाती है, यहाँ पर पानी कम है इसके लिए लवणता बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण यहाँ का कलर भी है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, उसके बारे में याद रखना। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लोनार लेक है, खारे पानी की झील है, क्रेटर लेक के नाम से भी जाना जाता है। चारों ओर बेसाल्ट चट्टान है, इसमें रंग भी बदल जाता है क्योंकि यहाँ पे लवणता बहुत ज़्यादा है, सेवाल भी है, पानी कम है, इसके लिए इसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है? वो है ये रहा देश। कौन सा देश है पता करो? इक्वाडोर नाम क्या? इक्वाडोर कहाँ पर है ये है साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका का एक देश है, साउथ अमेरिका का एक देश है, नाम है इक्वाडोर। ये रहा, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है। इधर आ गया कोलंबिया, इधर आ गया पेरू, इन दोनों से बाउंड्री लगती है। ये आ गया पैसिफिक ओशियन। तो ये रहा, इसकी कैपिटल क्या है? क्विटो इसकी कैपिटल है। तो ये पॉइंट इसके बारे में याद रखना। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।